Welcome to the yet another session on the subject system analysis and design. The topic of today's discussion is tools for structured design. No, till now we have discussed what is a structural design, what is modularity, and what are the different attributes and types of module. तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी द टूल्स फॉर द स्ट्रक्चर्ड डिजाइन. इससे पहले हमने जैसे डिस्कस किया था टूल्स फॉर डेटा गैदरिंग, तो डेटा गैदरिंग के हमने टूल्स ऑलरेडी डिस्कस किए थे जिसमें लिटरेचर रिव्यू था, ऑन साइट ऑब्जर्वेशंस थी, क्वेश्चनियर्स था, इंटरव्यू था. इसी तरह से स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए भी हमारे पास कुछ टूल्स अवेलेबल हैं. सो इट मींस इफ यू वांट टू नो डिजाइन योर सिस्टम इन अ स्ट्रक्चरल वे, there are certain tools that can be used to make your design structural. तो आज का यही टॉपिक है. Let's start the discussion. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड चार्ट. अब ये देखते हैं कि व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर्ड चार्ट. तो टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर चार्ट, it is a top down and modular design method. So obviously if this is a modular design method, in modular design method we are used to divide the complex problem into sub parts that are called modules, and each module becomes manageable. So structure design जो है that is basically a top down and modular design method. Top down means we will start from the root, then we will decompose it for the further detailing. अगर आपको जरूरत और पड़ी तो आप उससे भी further decompose कर सकते हो up to the required level of detailing. दूसरा है modular design. Modular design में हम यूज करते हैं divide and conquer technique. तो इसमें हम एक बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर हम आइसोलेटली उन छोटे छोटे पार्ट्स को डिजाइन करते हैं और उनकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं. तो बेसिकली इंप्लीमेंटेशन में भी वही डिजाइन ही फॉलो होता है. It is basically a design tool that visually displays the relationship between program modules. It shows which modules within a system interact and also graphically illustrate the data that are communicated between various modules. तो ये बेसिकली एक ग्राफिकल टूल है जिसमें हम एक प्रोग्राम के अंदर वेरियस मॉड्यूल एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और डेटा कम्युनिकेशन कैसे हो रही है वो शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाउ सपोज लेट्स कंसिडर दिस इज योर सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर को मैंने डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. तो ये तीन अलग अलग तरह के मॉड्यूल हो गए. हाँ, आप फर्दर भी इनको डिकम्पोज कर सकते हो इन मॉड्यूल्स को डिपेंडिंग अपॉन द डिटेलिंग रिक्वायर्ड. तो अब इसमें क्या देखेंगे स्ट्रक्चर चार्ट में, जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और डेटा कैसे फ्लो हो रहा है बिटवीन द डिफरेंट मॉड्यूल्स. तो ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट करेगा. तो स्ट्रक्चरल चार्ट जो है दैट इज बेसिकली अ ग्राफिकल टूल जिसमें हम क्या करेंगे, एक सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं और डेटा कम्युनिकेशन कैसे हो रही है बिटवीन द वेरियस मॉड्यूल, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. तो ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड चार्ट. So there are various symbols that are used in the structure chart. So obviously क्योंकि structure chart is the graphical representation of the interaction of various module of the system and the data that is being communicated among them. तो structure chart है वो एक graphical representation है कि एक system के अंदर different modules कैसे interact कर रहे हैं और data कैसे flow हो रहा है. तो ग्राफिकल टूल है तो ऑब्वियसली इसमें हम कुछ सिंबल्स यूज करेंगे. तो बेसिकली हम 5 टाइप्स के सिंबल्स यूज करते हैं इन structured chart. और ये symbols क्या हैं? The first symbol is box. These are used to represent the module. तो आपके जो system के different modules होंगे उनके लिए आप कौन सा symbol use करोगे? Box. And this is the second symbol.
इस सिंबल में हमारे पास बॉक्स है ऑब्वियसली, और लेफ्ट और राइट साइड पे थोड़े थोड़े से मार्जिन है. नाउ दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स. तो जो मॉड्यूल्स हमने पहले से डिफाइन कर रखे हैं सिस्टम के अंदर. देन वी हैव एन डाउनवर्ड्स एरो. इट रिप्रेजेंट्स द कनेक्शन बिटवीन द मॉड्यूल्स. इट मींस अगर आपने दो मॉड्यूल्स के बीच में कनेक्शन शो करना है तो उसके लिए क्या यूज होगा? एरो. दिस एरो रिप्रेजेंट्स द कनेक्शन बिटवीन द टू मॉड्यूल्स दैट आर ए एंड बी. तो मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने बॉक्स यूज करा और एरो को यूज किया टू मार्क द कनेक्शन बिटवीन द मॉड्यूल्स. और उसके बाद अ सर्कल एंड एन एरो. Now this circle and arrow symbol is used to indicate data from one module to the another module. कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है. तो इट मींस सपोज कीजिए एक मेरे पास मॉड्यूल है ए और मेरे पास दूसरा मॉड्यूल है बी, और ए से डेटा फ्लो हो रहा है टूवर्ड्स द बी. तो मैं कैसे इसको मार्क करूंगा? सर्कल with attached arrow. So it means the data is being flown from the module A to the module B. Module A से data flow हो रहा है towards the module B. And the fifth symbol is solid circle and arrow connected, used to represent the flags. Flags are used to mark the status. कोई अगर आपने करंट स्टेटस मार्क करना हो तो उसके लिए हम फ्लैग्स को यूज करते हैं. तो ये भी एक सॉलिड सर्कल विद अटैच्ड एरो रिप्रेजेंट्स द फ्लैग. द नेमिंग गिवन टू मॉड्यूल. अब स्ट्रक्चर चार्ट में कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं और वो कैसी हैं जी? इन स्ट्रक्चर चार्ट द मॉड्यूल, जो आप मॉड्यूल को नाम दे रहे हो, द नेम गिवन टू द मॉड्यूल, इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जो नाम होना चाहिए मॉड्यूल का वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि नाम से ही पता चल जाए कि ये मॉड्यूल करता क्या है. The data parameters are also shown related with the module. जो data parameters हैं वो मॉड्यूल के साथ रिलेट करके शो करने चाहिए. अब इन दोनों चीजों का मतलब क्या है उसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम. Now, for an example, let's suppose that we have two modules A and B. Both are the subordinate modules, and as you can observe, this arrow marks the connection between the module A and module B. Because the arrow is from A to B, it means module A is a calling module and module B is the called module. तो जिसकी तरफ ये एरो होगा वो कॉल्ड मॉड्यूल होगा, और जिससे वो एरो स्टार्ट होगा, जो उसका बेस होगा एरो का, दैट इज बेसिकली अ कॉलिंग मॉड्यूल. कॉलिंग मींस जो बुला रहा है, कॉल्ड मींस जिसको बुला रहा है. तो मॉड्यूल ए इज कॉलिंग मॉड्यूल बी एंड इट इज पासिंग द डेटा पैरामीटर पी. तो आप देख सकते हो डेटा फ्लो है, और पैरामीटर क्या है डेटा फ्लो का? क्योंकि अब ये सर्कल और एरो मार्क करता है द फ्लो ऑफ द डेटा. जब डेटा फ्लो हो रहा है फ्रॉम मॉड्यूल ए टू बी, तो कौन सा डेटा फ्लो हो रहा है उसका पैरामीटर क्या है? पी. एंड उसके बाद मॉड्यूल ए ने डेटा पास कर दिया मॉड्यूल बी को. मॉड्यूल बी उसने अपना फंक्शन परफॉर्म किया और उसने रिटर्न कर दिया डेटा मॉड्यूल ए को विद पैरामीटर Q. Now you can observe this circle and connected arrow is pointing towards the A. So it means now this Q data parameter is transferring from module B to module A. Now, so this structure chart is self-explanatory. तो चार्ट देखने से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बॉक्सेस में हमने यूज किया है मॉड्यूल को. एरो represents the connection. जिस तरफ बेस होता है एरो का, that is calling module, means जो कॉल कर रहा है, and जिस तरफ एरो होता है, this is called the base. and जिस तरफ एरो होता है, that is the called module, जिसको कॉल किया जा रहा है. and this circle and connected arrow represents the flow of the data with parameter. Parameter P is the data parameter that is transferred from module A to module B. Then
बी मॉड्यूल बी परफॉर्म इट्स फंक्शनैलिटी, या इसने डेटा पैरामीटर को प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद क्यू जो रिजल्ट था डेटा पैरामीटर वो रिटर्न कर दिया टू द ए. Talking about the advantages of the structured design, we have mainly four advantages of using the structured charts. और ये advantages क्या हैं जी? The first is critical interfaces are tested first. जो भी सबसे ज्यादा important interfaces होते हैं वो सबसे पहले टेस्ट होते हैं. Structuring the design provides control and improves the morale. जो आपका स्ट्रक्चर डिजाइन है वो आपको बेटर कंट्रोल देता है और आपकी टीम को क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली करना क्या है. द थर्ड इज इट इज यूजफुल इनफ टू रिसेंबल द रियल सिस्टम, क्योंकि ये सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो ये रिजेंबल करता है, मतलब शो करता है एक रियल सिस्टम को. द फोर्थ advantage is procedural characteristics defines the order that determines processing. जो इसके प्रोसीजरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑर्डर डिफाइन करते हैं कि पहले क्या होगा प्रोसेस, उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा और उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, तो आपको ऑर्डर क्लियर रहता है. सो दीज आर द फोर एडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रक्चर्ड चार्ट्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट चार्टिंग टूल्स. अब डिफरेंट चार्टिंग टूल्स क्या है? तो ये तो हो गया जी स्ट्रक्चर्ड चार्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन उसमें भी हमारे पास तीन तरह के चार्टिंग टूल्स हैं. तो चार्ट मींस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तो क्लियर हो गया. चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी एक आइडिया की, किसी एक सिस्टम की. नाउ दीज चार्टिंग टूल्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स: स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट्स, hierarchical input process output, that is called HIPO. hierarchical input process output सेम ऑर्डर है जो सिस्टम फॉलो करता है. पहले इनपुट होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर होती है आउटपुट. तो देन Warnier-Orr डायग्राम. Warnier-Orr डायग्राम बेसिकली दो साइंटिस्ट थे, एक फ्रेंच और एक इंग्लिश साइंटिस्ट था. तो उनके नाम से इन दोनों ने ये डायग्राम्स इन्वेंट करी थी, तो उनके नाम से ये डायग्राम का नाम है वार्नियर एंड ऑर. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट्स. नाउ स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट, क्योंकि चार्ट नाम आ गया तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट्स आर ग्राफिकल टूल्स फॉर द डिजाइनर टू स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर that is both modular and top down. It is also called Nazi-Schneiderman chart, क्योंकि इसको इन्वेंट किया था नासी श्नाइडरमैन ने, तो इसीलिए स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट को नासी श्नाइडरमैन चार्ट्स भी कहते हैं. तो ये एक ग्राफिकल टूल है जो दोनों चीजों को फॉलो करता है, मॉड्यूलरिटी को भी और टॉप डाउन अप्रोच को भी. नाउ दीज आर यूज्ड बाय द सिस्टम एनालिस्ट टू कंबाइन फंक्शनल डायग्राम्स एंड डीएफडीज. फंक्शनल डायग्राम्स को और डेटा फ्लो डायग्राम्स को कंबाइन करने में ये काम आती हैं फॉर द सिस्टम एनालिस्ट. अब ये डीएफडीज क्या होती हैं? एक्चुअली डीएफडी एक तरह का डेटा मॉडलिंग है जो हम डिजाइन में फॉलो करते हैं. तो डिजाइनिंग में एक पार्ट होता है डेटा मॉडलिंग. तो डेटा मॉडलिंग में हम डीएफडीज डिस्कस करते हैं. तो एक्चुअली डायरेक्टली ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन डीएफडी इज रियली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो एक लेक्चर में डीएफडी हम जरूर डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा डेटा प्रोसेसिंग के अलावा हम एक और भी फ्लो चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे जो प्रोसेस मॉडलिंग का पार्ट है. तो डेटा मॉडलिंग का पार्ट है डीएफडी और प्रोसेस मॉडलिंग का पार्ट है फ्लो चार्ट्स. तो ये डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम एक एक लेक्चर इनको देंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. तो स्ट्रक्चर चार्ट्स आर बेसिकली used by the system analyst to combine the functional diagram and DFD. So a structured flow chart identifies the function contained in a process. एक process के अंदर कौन कौन से function है उनको identify करते हैं ये structured flow chart, and they also show flow of the data and flow of controlling during the process. एक process के अंदर कितने functions हैं, मान लीजिए 4 functions बने हुए हैं या 2 functions हैं एक process के अंदर. So these structured flow chart will be used to identify the different functions, and they will also be used to mark the flow of data and control during the processing between different
functions. The second charts are called hierarchical input process output charts. तो जैसे नाम से ही क्लियर है, these are the hierarchical ordered chart हैं, hierarchy फॉर्म में होते हैं, and associated set of input process output. तो तीनों चीजों को अलग अलग मार्क करते हैं. HIPO emphasizes on functions of the system rather than the structure, logic और organization. तो जो हमारा हायरार्की इनपुट प्रोसेस आउटपुट चार्ट्स हैं वो बेसिकली फंक्शंस को के ऊपर एम्फसाइज करते हैं, फंक्शन के ऊपर जोर देते हैं, फंक्शन को ज्यादा क्लियर करते हैं इंस्टेड ऑफ द स्ट्रक्चर. So these are the commonly used tool for developing system software. They are also used for the documenting information. तो क्योंकि सॉफ्टवेयर के साथ उसकी documentation is equally important, these charts are used for the developing system software and also used for the documentation purposes. Now, HIPO के components हैं, जो दो main components हैं इसके. The first is visual table and the second is functional diagram. तो देख लेते हैं कि what are these visual tables and functional diagrams. So talking about the visual table of content, first of all, it is also known as vertical table of content. It gives relationship of the functions in hierarchical manner. तो basically a visual table of content आपको relationship दिखाते हैं of the different functions in hierarchical manner. जैसे suppose कीजिए पहले है जी इनपुट का फंक्शन, क्योंकि इनपुट होगी तभी प्रोसेस होगा, अगर प्रोसेस होगा तो तभी आउटपुट आएगी. तो दिस इज द हायरार्किकल ऑर्डर. सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, एंड दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस. सो दीज टेबल्स आर यूज्ड टू गिव द रिलेशनशिप ऑफ द फंक्शंस इन द हायरार्किकल मैनर like this. It also contains a hierarchy chart of modules which is similar to an organization chart. Hierarchy chart of modules means मान लीजिए आपके सिस्टम में 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स में आपने अपने सिस्टम को डिवाइड किया है, M1 M2. तो इसी हायरार्की में, जिस हायरार्की में वो मॉड्यूल्स आते हैं, उसी हायरार्की में ये आपको चार्ट की फॉर्म में शो करेगा. And the legend contains in the visual table of contents tells how the symbols are used in it and how the data flow will take place. Contents give brief description of each module. हर मॉड्यूल briefly क्या करता है, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, उसकी देंगी. और legend will tell you how the symbols are used and the how data flow is take place. लेजेंड्स आपको पता ही है, चार्ट्स ऑफ ग्राफ में आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जो किसी सीरीज को आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे सपोज कीजिए इस तरफ आपने लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इस तरफ लिया आपने सपोज कीजिए क्लासेस ली, या इस तरफ ले लिया आपने क्लासेस और वर्टिकल एक्सिस पे लिया आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दिस इज लेजेंड. और ये जो आपने एक्स एक्सिस पे लिया है, दैट इज क्लासेस, जैसे BCA 1, BSc IT 1, और उसके साथ हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो ऐसा ये जो चार्ट है, इसमें लेजेंड क्या है, एक्स एक्सिस पे लेजेंड है क्लास और वाई एक्सिस पे लेजेंड क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो बेसिकली लेजेंड इज द नेम गिवन टू द सीरीज. जो एक सीरीज को आइडेंटिफाई करता है एक चार्ट के अंदर, ग्राफ के अंदर, उसको हम लेजेंड बोलते हैं. The second is functional diagram. तो basically functional diagram जैसे नाम से ही clear है, it basically describes the functions of different modules. So each functional diagram shows input, output, and major processes and movement of data and control. तो different functions के अंदर input, output, processing and movement of data and control is shown by the functional diagrams. Now talking about the advantages of hierarchy input process output, it enables a programmer or a system analyst to easily flow the logic of the system design. So it is a design, development and documentation tool. आप इसको designing, development और documentation के लिए use कर सकते हो. इसमें redundancy मतलब duplication of information कम होती है
and more information can be obtained at a glance. It is also a top down approach. top down approach है जिसमें आप एक बड़ी problem को divide कर सकते हो in smaller pieces, और different जो parts आपने divide किया आप उनको independently address कर सकते हो, independently design कर सकते हो. और इसमें errors जो होती हैं वो detect और isolate होती हैं on the functional basis. Functionality के base पे हम errors को detect और isolate करते हैं. It clearly indicates what inputs, process and output would be involved in each programming module. तो input, process और output की बिल्कुल clarity रहती है. It is a management tool क्योंकि इसके base के ऊपर management decision भी ले सकती है. Disadvantages देख लेते हैं. क्योंकि the HIPO it concentrates more on what to be accomplished rather than how it is to be accomplished. तो मतलब क्या हमें करना है ये उस पे ज्यादा जोर देता है, कैसे करना है ये नहीं बताता. और the second disadvantage is require more documentation. इसमें बहुत ज्यादा documentation required है as compared to the flow chart. अगर इसमें से आपने कोडिंग हीपो चार्ट के बेस पे आप कोडिंग करना चाहते हो तो लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स होंगे. फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंटेशन बहुत छोटी सी होती है, उससे कोडिंग करनी इजी हो जाती है. और हमारा लास्ट स्ट्रक्चर्ड जो चार्ट है दैट इज वार्नियर-ऑर डायग्राम. दिस इज अगेन अ सिस्टम डिजाइन एंड प्रोग्राम डिजाइन टेक्निक. So this technique is used to design the system and to design the program. This is again a structured hierarchical method which uses curly braces that flow from left to right. Like all structured design methodology, the basic building blocks are process, decision and iteration. तो सबसे पहला जो प्रोसेस है WO टेक्निक में that is to identify system input. तो सबसे पहले इसमें हम सिस्टम आइडेंटिफाई करते हैं, माफ कीजिएगा सिस्टम आउटपुट आइडेंटिफाई करते हैं. दीज आर देन डेवलप्ड इनटू द डेटा और फंक्शन. सबसे पहले हमें पता होता है कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, कैसी आउटपुट चाहिए, उसके बेसिस पे हम फिर फंक्शन जो है अपना डिजाइन करते हैं. दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द वार्नियर-ऑर डायग्राम. वार्नियर-ऑर डायग्राम में हम क्या है, हम सबसे पहले आउटपुट डिफाइन करते हैं, हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, उसके बेसिस पे हम फंक्शन को फिर डिजाइन करते हैं कि कैसे ये चीज हमें मिलेगी. इसकी एक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कैलकुलेटेड सैलरी है दैट इज 1.0. उसके बेसिस पे उसके दो पार्ट्स हैं, ग्रॉस सैलरी 2.0 एंड नेट सैलरी. ग्रॉस सैलरी के जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज टोटल वर्किंग आवर्स, पे रेट एंड कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड ग्रॉस सैलरी. और नेट सैलरी के क्या है, नेट सैलरी जो कैलकुलेटेड डिडक्शन, प्रिपेयर चेक ऑफ पेमेंट. तो जो टोटल ग्रॉस सैलरी है उसमें से डिडक्शन को निकाल के यू विल गेट द नेट सैलरी. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वार्नियर-ऑर डायग्राम. सो दैट कंक्लूड्स आवर टुडेज डिस्कशन. तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने आज डिस्कस किया क्या किया. आज का हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक है टूल्स फॉर स्ट्रक्चर डिजाइन. स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर हम कौन से टूल्स यूज करते हैं. जैसे हमने पहले टूल्स डिस्कस किए थे इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, तो वहां पे इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर्स, उसके अलावा साइट ऑब्जर्वेशन, साइट विजिट्स, और हमारे पास था एक हमने पहला टूल यूज किया था दैट इज आल्सो नोन एज लिटरेचर रिव्यू. तो इन सारी चीजों से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं. तो इसी तरह से अगर आप स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाना चाहते हो तो उसको डिजाइन करने के लिए भी हमारे पास वेरियस टूल्स हैं. वो टूल्स क्या हैं वो हमारा मेन टॉपिक है आज का. तो वो टूल्स हैं जी स्ट्रक्चर डिजाइन. ये टॉप डाउन और मॉड्युलैरिटी दोनों को फॉलो करते हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर चार्ट में कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, फिर हमने उसकी एक एग्जांपल करी. उसके बाद हमने डिस्कस करी एडवांटेजेस, फिर हमने स्ट्रक्चर डिजाइन के चार्टिंग टूल्स देखे, स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट, हायरार्किकल, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, और वार्नियर-ऑर डायग्राम. स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट को डिस्कस किया. दे आर बेसिकली यूज्ड टू कंबाइन द फंक्शनल डायग्राम एंड डीएफडी. उसके बाद हमने हीपो को यूज किया, डिस्कस किया हायरार्किकल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. और उसके बाद हमने डिस्कस किया कंपोनेंट इसके क्या है, विजुअल टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड फंक्शनल डायग्राम. उसके बाद हमने हीपो की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करी.
Then we discuss the Warnier-Orr diagram. Warnier-Orr diagram में हमारा जो मेन एम्फोसिस होता है दैट इज टू आइडेंटिफाई द आउटपुट. हमें मतलब आउटपुट हमें चाहिए क्या आउटपुट, उसी के बेसिस पे फिर हम फंक्शंस को डिजाइन कर लेते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई.